मेरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ पैदाइश से ही हिस्ट्री रही है और मेरा पहला वाक़या मेरे अब्बू ने मुझे बताया था। मैं कुछ ही महीनों का था जब हम एक घर में शिफ्ट हुए, रेंट पे। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटी एंट्रेंस और बाहर खेलने के लिए एक बड़ी गैलरी। एक रात मेरे रोने से अम्मी अब्बू की आंख खुली। लाइट ऑन करके देखा तो मैं अपने कंबल से निकलकर किसी और पोजीशन में था। मैं तो तब क्रॉल भी नहीं कर सकता था। ये हर 2 दिन बाद होने लगा तो अम्मी अब्बू ने एक ग्रीन लाइट हमेशा जलती हुई छोड़ दी। कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन अब्बू को सर पर हल्के हल्के टच महसूस होते थे। जब यह ख़त्म हुआ तो कुछ और शुरू हो गया। अम्मी किचन में खाना बना रही होती तो मैं रोना शुरू कर देता। अम्मी किचन छोड़ के आती तो लम्हों में बर्तनों को आग लग जाती। इस सब से हम बहुत परेशान हो चुके थे। हमारे उस घर को छोड़ने के बाद एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई। ये वाक़या तो रुक गए, लेकिन उस फैमिली में ऐसी भयानक लड़ाइयाँ, दुश्मनी और धोखे पैदा हुए जिनके लायक मैंने आज तक नहीं देखे। जब हम घर छोड़ के फाइनली एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो पता नहीं उस मखलूक को कैसे पता लग गया। हम अब नाना अब्बू के साथ रहते थे। उनका कमरा हमारे कमरे के साथ था और उनका टीवी हमारे ड्राइंग रूम में था। एक रात को तकरीबन 1 बजे मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी, जैसे कोई हेडलाइंस सुन रहा है। अम्मी अब्बू तो गहरी नींद में थे तो मैंने बाहर जाने का फ़ैसला किया। कमरे से निकला तो देखा कि नाना अब्बू आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। मैंने उनको देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो कि आमतौर पे करता था मैं। फिर मैं उनके कमरे में चला गया, जो कि मुझे बहुत पसंद था। कुछ पुराने रेडियोज़ और कैमरेस थे जिनसे मुझे खेलना पसंद था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो नाना अब्बू अपने बिस्तर में सो रहे थे। मैं हड़बड़ा कर वापस मुड़ा तो वहाँ भी नाना अब्बू बैठे हुए थे, टीवी देखते हुए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि असली नाना कौन से हैं। मैं सोते हुए नाना को उठाने से डर रहा था और टीवी देखते हुए नाना को डिस्टर्ब करने से डर रहा था। जो नाना अब्बू टीवी देख रहे थे वो दोनों कमरों के ठीक बीच में बैठे थे। मुझे अगर अम्मी अब्बू को उठाना था तो ठीक उनके सामने से गुजरना था। मरता क्या ना करता। मैं अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ते हुए गला फाड़ के चीखा। अम्मी अब्बू ने उठकर देखा तो टीवी ऑन था और असली नाना अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। हम फौरन ही एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उस पुराने घर को तोड़ के एक 5 मंजिला 2 स्टार बिल्डिंग बना दी गई फ्लैट्स के लिए। हमारे पुराने पड़ोसी बताते थे कि वो 15 के 15 फ्लैट्स अब हॉन्टेड हैं। ये सब जद्दा, सऊदी अरेबिया में हुआ था। मैं इस जिन को शेप शिफ्टर कहता हूँ। क्या पता किस रूप में पहले इससे पाला पड़ा है, बिल्ली से लेकर जीते जागते इंसान तक। दो 2010 में मैं 10 साल का था और मैं कराची जाने के लिए तैयार हो रहा था। बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। अच्छा टाइम गुजरने वाला है, बहुत सारी मेमोरीज बनाऊंगा जब तक वापस नहीं आता। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मंगू पीर और फोर के चौरंगी की तरफ एक प्रोजेक्ट है। वहाँ था नानी का घर।
वो सारा प्रोजेक्ट ही एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ है जो कि ख़त्म ही नहीं होता। कराची में ख़ुसूसन कुछ भी खा के बीमार हो जाना, डस्ट, परफ्यूम और सॉफ्ट ड्रिंक एलर्जीज़ मेरे विज़िट को कुछ ज़्यादा इंजॉयबल नहीं बनाती थी। मैं कराची तो 1 महीने के लिए आया था, लेकिन 12 दिन में ही वापस जाना पड़ गया। ये उन 12 दिनों के वाक़यात हैं। नानी के घर के सामने एक नामुकम्मल घर था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक दिन अम्मी और खाला को एक औरत नज़र आई वहाँ, जो उनकी तरफ हाथ हिला रही थी, बिल्कुल साए में ढंपी हुई। अगले दिन मैं रिश्तेदारों की तरफ से वापस आया और बेड में लेट गया क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था। बेड में लेटा पंखे को देख रहा था कि बिजली चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन पंखे की हवा अभी भी आ रही थी। अजीब बात है क्योंकि घर में ना तो यूपीएस है और ना ही जनरेटर। खाला ने स्विच बंद कर दिया कि लाइट आएगी तो ऑन कर देंगे, लेकिन मुझे तो अभी भी हवा आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कोई परीनुमा चीज़ पंखे पर बैठी पंखे के पैरों को हाथ से हिला रही थी। मैं कुछ भी नहीं बोला, ना ही रोया, क्योंकि वो मंजर डरावना नहीं था बल्कि हसीन था। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार कमरे में आए मुझे देखने, तो पंखे को आहिस्ता होते देख के सब घबरा गए। उनको पता लग गया था कि कुछ दोबारा शुरू हो गया। जुम्मे का दिन आ पहुंचा। एक रिश्तेदार ने अजान दी तो घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां और दराजे बजने लग गए। अब बरसात का मौसम आ पहुंचा। मैंने अब 12 में से 5 दिन गुजार लिए हैं। अगले 3 दिन पुरसुकून गुजरे। अम्मी कुरान पढ़ती और नमाज़ें अदा करती, जो कि उस घर में इतनी अक्सरत से नहीं होता था। 8 दिन गुजर चुके हैं। इन 8 दिनों में मैं 2 दफ़ा हॉस्पिटल जा चुका हूँ। उल्टियाँ कि रुकती नहीं हैं, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या शायद इम्यून सिस्टम वीक था। अम्मी जान ठीक हैं। अचानक से एक रात अम्मी जान को सांस आना बंद हो गया, जैसे कोई सीने पर बैठा हो अपनी पूरी ताकत से। उनको बाहर कुर्सी रख के दी कि ताज़ी हवा शायद कुछ मदद करे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लग गई। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इंजन ठीक था, लेकिन सीट के नीचे 2 तारें डिस्कनेक्टेड थीं, जहाँ कोई बिला मकसद पहुँच ही नहीं सकता था। आखिर मैकेनिक ने तारें सही की और ख़ुद ही हमें लेकर हॉस्पिटल पहुँचा। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते तो बहुत देर हो चुकी होती। 11वां दिन पैकिंग करते हुए गुजरा और 12वें दिन हम वापस ओवरसीज़ आ गए। नानी 14 अगस्त 2020 को इस दुनिया से चली गई, और उनके चले जाने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में शिद्दत आ गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई तो घर काफ़ी गंदा हो गया और पहली दफ़ा अच्छी तरह सफाई की गई। जो चीज़ें साफ़ करके रखी गई वो सब बिखरी हुई पड़ी थी, क्योंकि हम एक और अर्बन फ्लडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ऐसे ही हुआ। सब चीज़ें दोबारा गंदी हो गई। मामू, खालू और उनके एक भाई सफाई करने गए, लेकिन इस दफ़ा बात अलग थी। मेरे मामू को डरावने ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों में वो अपने आप को उस घर के अंदर देखते हैं। अपने अलावा 2 बच्चों और एक नामालूम औरत को देखते हैं जो उन बच्चों की माँ है। वो जब घर साफ करने गए तो अंदर से मोर के पर मिले। बाकी अक्सर कमरों में पंजे के निशानात मिले, किसी कुत्ते या बिल्ली के, लेकिन
कुत्ते या बिल्ली के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। जब घर की सफाई शुरू हुई तो बहुत दफ़ा वो सब बाल बाल बचे। कभी कोई प्लेट ऊपर गिर जाती, कभी पूरे का पूरा फ्रिज अपनी जगह से गिर जाता, खालू के भाई से सिर्फ 1 इंच दूर। कभी कोई लोहे का रैक गिर जाता तो कभी हवा के बगैर कोई बैनर उड़ने लग जाता। मैंने ये सब अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, तो जाकर खुद देखने और रात गुजारने का फ़ैसला किया। जिस रात मैं उस घर गया, उससे पिछली रात को मामू ने ख्वाब देखा कि कोई बूढ़ी औरत उनके कमरे में उनका इंतज़ार कर रही है, उन्हें मारने के लिए। अगली सुबह उन्होंने इसी वजह से ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो भी ख्वाब देखे थे वो सच साबित हो रहे थे। तो हम सीधा ऊपर चले गए। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र एक पत्थर पर पड़ी, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया। घर के अंदर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। मुझे सिर्फ एक ही पंजे का निशान मिला जो कि अजीब था और एक अलग हिस्से में था। बाकी सब निशानात नॉर्मल जानवरों के लग रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और हम घर आ गए। मैं अब रात को गया तो जो पिछली दफ़ा नीचे का हिस्सा नहीं खुला था वो इस दफ़ा खोल दिया गया। जहाँ फ्रिज का दरवाज़ा पड़ा हुआ था वहीं फ्रिज भी होता था, जो कि सीधा नीचे गिरा था, जैसे किसी ने सीधा ऊपर उठा के छोड़ दिया हो। किचन में एक टूटी हुई खिड़की थी, जिसकी वजह से उन्होंने पिछली दफ़ा एक धमाके जैसी आवाज़ सुनी थी, लेकिन खिड़की मिस कर दी थी डर की वजह से। मेरे फ़ोन में एक EMF मीटर था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है। मैं एक रीडिंग के काफ़ी क्लोज था और जैसे ही कुछ डिटेक्ट हुआ तो एक ब्लास्ट सुनाई दिया। अंदर की साइड वाला शीशा टूटा था। दोनों के बीच में जाली थी, तो किसी ने अंदर की तरफ से तोड़ा था या कुछ फेंका था अपनी पूरी कुव्वत से। मुझे पता था कि अब क्या करना चाहिए। EMF रीडिंग वाली जगह पर वापस आ गया जहां से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था इस ब्लास्ट की वजह से। हम वापस वहां पहुंचे तो वहां सुइयां बिखरी हुई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि 108 सुइयां काले जादू के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने सुइयां गिनी तो पूरी 108 थी। बेड के नीचे छुपी हुई, पर्दों में, मैट्रेस में छुपी हुई और हर तरह की छोटी जगह में। हमने इसके बाद तकिया चेक किया तो हमें एक इंसानी हड्डी मिली जो कि रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा लग रहा था, और उस हड्डी पे नानी अम्मा के बाल काले धागे से बंधे हुए थे और उस काले धागे की फिरकी भी मैट्रेस में से ही मिली थी। मैंने कोशिश की कि वो हड्डी सुइयों समेत जला दूं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। हड्डी भी वैसे के वैसी ही सफ़ेद पड़ी थी। तो मैंने वो हड्डी दफना दी और मामू ने बाकी की बची हुई सुइयां दफना दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जो मामू इस घर में रहते थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लग गए। मेरे दूसरे मामू एक कड़ा पहनते थे नज़र के लिए। उन्होंने वो कड़ा उतार के बेहोश होते मामू को पहना दिया तो मामू की तबीयत संभलने लगी। लेकिन कड़ा तो एक ही था ना। अब जिन मामू ने वो कड़ा उतारा था उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। मामू चीज़ें तोड़ने लग गए, सामान को लाते मारने लग गए और स्टोर की तरफ चीखने लग गए। इन सब से जाहिर था कि हमारे अलावा भी वहाँ कोई और है। ऊपर से कई सौ पत्थर हम पर बरस रहे थे, जबकि मैंने आते हुए सिर्फ एक ही पत्थर देखा था। मैंने आखिर घर में फजर की अजान दी और हम फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से वापस आ गए।
नानी की कब्र पर इस दफ़ा जाते हुए मैंने वो मटका आखिर तोड़ दिया जो हमेशा मेरे रास्ते में आता था। काश पहले पता होता कि ये भी काला जादू का हिस्सा है। अब उस घर में सुकून है।